मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान की क्लास का अध्ययन कर रहे थे और उसी के क्रम में इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत की कार्यपालिका और भारतीय संविधान में प्रचलित भारत की शासन प्रणाली पर थोड़ा सा डिस्कशन किया गया था। आज उसी की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे भारत की कार्यपालिका का विस्तृत स्वरूप क्या है। उसके संबंध में आइए चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने भारत की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका पर हम लोग डिस्कस किए थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे भारतीय संविधान में कितने प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित है? 2 प्रकार की। भारतीय संविधान में जो शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, और जिसे हम संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक। और दूसरा है आपका फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम जिसको हम लोग संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोस्तों 2 प्रकार की एग्जीक्यूटिव का उल्लेख पढ़ा गया था। 2 प्रकार की कार्यपालिका, एक नॉमिनल और दूसरी रियल, ठीक। पार्लियामेंट्री सिस्टम में देयर आर 2 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लोग नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक। और रियल एग्जीक्यूटिव जिसको हम लोग वास्तविक कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। वास्तविक कार्यपालिका, इसके पहले वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में हम लोगों ने किसे देखा गया था? इंडियन प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को इसके अंतर्गत रखा गया है। और वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री को रखा गया है, ठीक। तो आइए हम लोग आज चर्चा करेंगे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अर्थात राष्ट्रपति, जो हमारे भारत के प्रथम नागरिक और समस्त सेनाओं के प्रमुख माने जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और उनके निर्वाचन पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जिसका उल्लेख हमारे संघ की कार्यपालिका का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 से 78 तक किया गया है। संघ की कार्यपालिका, यहां पे देखते हैं संघ की कार्यपालिका का उल्लेख कितना है? अनुच्छेद 52 से 78, ठीक। कई बार इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख हमारे संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं। फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के हेड हैं प्रधानमंत्री, इनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक आते हैं हमारे महान्यायवादी, महान्यायवादी। इतने लोगों का हम संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसका उल्लेख आर्टिकल 52 से 78 तक किया गया है। तो हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में दोस्तों दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। दोस्तों, जैसा जानते हैं
कि भारत एक राज्यों का संघ है जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 1 में किया गया है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक राष्ट्र राज्यों का संघ है जिसके लिए हमारे राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक हैं, ठीक, जिसका उल्लेख हमारे आर्टिकल 52 में किया गया है। और इसके बाद आर्टिकल 53 में क्या किया गया है दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिकी शक्तियां किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक। किसमें उल्लेख है, आर्टिकल 53 में यह बताया गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति अपने समस्त कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग आर्टिकल 74, याद करिए आर्टिकल 74, इसमें किसका उल्लेख है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद, ठीक। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक। अपने आर्टिकल 53 में यह उल्लेख किया गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां, हमारे भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति अपने इन शक्तियों का प्रयोग आर्टिकल 74 के माध्यम से, जिसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, मंत्रिपरिषद की सलाह से अपने समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा। लोग चलेंगे दोस्तों आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में ये बताया गया है कि वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, यहां से हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति के चुनाव पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 54, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है और उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे, इसका उल्लेख इस आर्टिकल 54 में किया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि अब बात आती है कि इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होगा। तो इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन कौन कौन से, याद करिए, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। अब इसमें दो प्रकार के कैंडिडेट आते हैं, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, अर्थात निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, दोनों सदस्य होते हैं इसमें। तो लेकिन किस प्रकार के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, तो केवल इलेक्टेड पर्सन अर्थात निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक। कौन कौन से दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा है निर्वाचक मंडल की बात हो रही है दोस्तों, निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और दूसरा पॉइंट है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अब बात आती है कि
केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पांडुचेरी, दिल्ली और पांडुचेरी, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक। ये आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात हो गई। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें किस प्रकार के सदस्य भाग लेंगे? संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे इसमें दोस्तों। और इसका उल्लेख कब किया गया? इसके पहले निर्वाचन की प्रक्रिया में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से कोई सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन 70वां संविधान संशोधन, दोस्तों इसके पूर्व जब राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो उसमें निर्वाचन मंडल में केवल कौन कौन सदस्य होते थे? संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते थे। लेकिन 70वां संविधान संशोधन 1992 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये व्यवस्था की गई कि दिल्ली और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी क्या होंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ये आपके इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिएगा कि दिल्ली और पांडुचेरी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के सदस्य किस संशोधन द्वारा पार्टिसिपेट करते हैं? तो 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। इस तरह हम लोग देखते हैं आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की शर्तें क्या है। अब आर्टिकल आता है, नेक्स्ट आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में दोस्तों क्या दिया गया है? इसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख कहाँ है दोस्तों? आर्टिकल 55 में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में सबसे पहला पॉइंट तो हम यही पढ़ेंगे कि इनकी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के आधार पर होता है। इसके पहले हम लोगों ने संसद डिस्कस करते समय बताया था, इसमें चर्चा किया गया था। सबसे पहला पॉइंट कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव किस पद्धति के आधार पर? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में राष्ट्रपति के निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो किस आधार पर होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात राज्यों का संघ है, तो राज्य और केंद्र शासित केंद्रों में राज्यों में और केंद्र में एक समानुपात अर्थात समानता को प्रदर्शित करने के लिए इस पद्धति को अपनाया गया है। और दूसरा बिंदु क्या है दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिस कैंडिडेट का नाम पार्टिसिपेट किया जाता है, जिस कैंडिडेट का नाम राष्ट्रपति के पद के लिए नॉमिनेट किया जाता है, उसके लिए 50 सदस्य उसके प्रस्ताव का रखते हैं और 50 सदस्य जो है उसके नाम का अनुमोदन करते हैं। तो इसमें दूसरा बिंदु ये है
कि 50 सदस्य क्या होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक अर्थात उनके सपोर्टर होने चाहिए। ठीक, ये इनके चुनाव के निर्वाचन की रीत पर अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव किया जाएगा। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जब किसी भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी कैंडिडेट का नाम सामने रखा जाता है तो उसके लिए 50 सदस्य जो है उनके नाम का प्रस्ताव रखते हैं और उनके 50 सदस्य उनके नाम का अनुमोदन करते हैं, उस प्रस्ताव का सपोर्ट करते हैं। और आगे है नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि इनके चुनाव के लिए जमानत धनराशि कितनी होती है दोस्तों। इनके निर्वाचन में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जमानत राशि क्या होती है, जमानत राशि क्या होती है दोस्तों। तो ये जमानत राशि 15,000 होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जमानत राशि एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितना होगी, 15,000। और इस जमानत को बचाने के लिए राष्ट्रपति को कितने न्यूनतम मत पाना अनिवार्य है, तो वो क्या है, न्यूनतम मत किसके लिए, जमानत को बचाने के लिए। जमानत बचाने हेतु न्यूनतम मत कितना है, 1/6। कुल पड़े मतों का 1/6 मत पाना अनिवार्य है। अगर इस चुनाव में 1/6 मत, टोटल पड़े मतों का 1/6 मत पाने में असमर्थ है तो उनकी जमानत राशि क्या होती है दोस्तों, जब्त कर ली जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति यदि चुनाव जीत जाता है अर्थात निर्वाचित हो जाता है तो राष्ट्रपति निर्वाचन के पश्चात, शपथ ग्रहण के पश्चात यदि वो अपना कार्य संपादन शुरू कर देता है और कुछ कार्य दिवस के पश्चात सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उस परिस्थिति में उसके अवैध घोषित करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जो कार्य किए गए होंगे, समस्त जो कार्य किए गए होंगे वो वैध माने जाएंगे दोस्तों। ये पॉइंट याद रखने की बात है कि, और एक बिंदु ये भी है कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार के डिस्प्यूट, किसी प्रकार की समस्या है तो उसको किसके द्वारा निर्णय किया जाएगा, तो वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो, समस्या का निदान उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित करने पर इससे पूर्व किए गए समस्त कार्य, राष्ट्रपति द्वारा किए गए समस्त कार्य क्या होंगे दोस्तों, वैध माने जाएंगे अर्थात संवैधानिक माने जाएंगे। ठीक,
संवैधानिक माने जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब इससे पूर्व इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो उसको कहां हम देखते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा वो सॉल्व किया जाएगा। और राष्ट्रपति चुनाव के पश्चात कुछ दिन काम करने के पश्चात यदि उसके चुनाव को उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, अवैध घोषित किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जो कार्य किया है वो भी अवैध हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद जो कार्य किए हैं वो सभी वैध माने जाएंगे। यदि राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित किया जाता है तब भी इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं दोस्तों, एक भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों की समानता को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर विधायक राज्य स्तर पर राज्य विधानसभा से, चूंकि जैसा कि जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो इसीलिए दोनों के मत के वैल्यू को हम यहाँ पे देखेंगे। चूंकि दोनों के मत की वैल्यू समान कतई नहीं हो सकती, चूंकि राज्य विधानसभा के सदस्य की मत वैल्यू अलग होगी और संसद सदस्य के मत की वैल्यू अलग होगी। उसको कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं हम लोग। राज्य विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य क्या होगा दोस्तों? राज्य विधानसभा अर्थात हम इसको विधायक भी कह सकते हैं, अर्थात एक विधायक के मत का क्या वैल्यू होगी, क्या मूल्य होगा, इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। उस राज्य की समस्त जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। राज्य विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य। राज्य की जनसंख्या को राज्य विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या से हम लोग भाग दे देंगे। उसके पश्चात जो प्राप्त होता है उसको पुनः 1000 से भाग दे देंगे। ठीक, तो नियर अबाउट ये आपके 500 के समथिंग आएगा। और इसमें कंडीशन ये है कि यदि 500 से अधिक आता है तो उसमें हम +1 कर देंगे और यदि 500 से कम आता है तो वो संख्या को हम छोड़ देंगे। ठीक, इसी तरह हम लोग, ये तो हम एक विधायक के मत की वैल्यू निकाले हैं। इसी तरह एक संसद सदस्य का मत मूल्य क्या होगा? एक सांसद की वैल्यू क्या होगी? सांसद के मत का मूल्य क्या होगा दोस्तों? इसको कैसे निकालेंगे? तो सभी राज्यों के विधानसभा के मत का कुल मूल्य, अर्थात सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य, राज्यों के विधानसभा सदस्यों का, सदस्यों के मत का कुल मूल्य बटे सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्यों के मत का मूल्य और बटे संसद सदस्यों के कुल निर्वाचित सदस्य। संसद में कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या, कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या। ठीक, कुल संसद सदस्यों की संख्या से हम सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों का टोटल मत के मूल्य को संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे देंगे। ये भी आपको 500 के समथिंग मिलेगा और फिर वही
चीज यदि 500 से अधिक है तो उसमें +1 ऐड कर देंगे, और 500 से कम है तो इसको हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक, तो ये दोनों चीजें, ये दोनों फार्मूले आपके कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, इसको आप याद रखिएगा। इस तरह हम लोग आज राष्ट्रपति का उल्लेख और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पर डिस्कस किए, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। और हम लोग बहुत स्लोली मोशन में धीरे धीरे अपने टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, जिससे हमारे मित्रों को प्रॉब्लम ना हो और सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। और इसको कोशिश करिए कि कहीं नोट डाउन करते रहिए, जिससे आपको आगामी समय में आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सके। तो इस तरह हम लोग आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अभी सभी मित्रों को पुनः एक बार धन्यवाद, और इस तरह नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को पुनः धन्यवाद।